वेलकम टू मेडिजी प्राइम। आज हम करंट अफेयर न्यूज़ बुलेटिन के पार्ट 4 में कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है प्रगति, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में एक 33rd प्रगति इंटरेक्शन में पार्ट लिया है। ठीक है, इट एम्स टू प्रोवाइड प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट कौन से, जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको प्रॉपरली टाइमली इम्प्लीमेंटेशन और चेक किया जाता है उनके प्रोग्रेशन को। ये 2015 में लॉन्च किया गया है। इट्स ए मल्टी मॉडल एंड मल्टीपर्पज प्लेटफॉर्म दैट एम्स टू एड्रेस द ग्रीवांसेज ऑफ कॉमन मैन। मतलब सिटीजन्स के जो कॉमन ग्रीवांसेज हैं उनको इसमें सुना जाता है, उनके रिगार्डिंग डिस्कशन किया जाता है। इट ऑल्सो मॉनिटर एंड रिव्यू प्रोजेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं या प्रोजेक्ट है जो कि नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल दोनों, वो सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इनके द्वारा मॉनिटर किए जाते हैं और मॉनिटर करके उसको रिव्यू भी किया जाता है। इसमें मेनली 3 तरह की टेक्नोलॉजीज यूज की गई है। फर्स्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जो भी इंटरेक्शन होता है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होता है। सेकंड, डिजिटल डाटा मैनेजमेंट, तो इसमें बहुत सारा डाटाज होता है, वो कलेक्ट करते हैं और उनको कलेक्ट करके उन पे रिव्यू किया जाता है। थर्ड, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी। जियो स्पेशल मीन्स डाटा एंड इंफॉर्मेशन एसोसिएशन फिस विथ लोकेशन। और लोकेशन किसकी, अर्थ की। तो एक अर्थ की लोकेशन के जो डाटा और इंफॉर्मेशन है वो भी इसमें यूज किए जाते हैं। प्रगति इज अ 3-tier सिस्टम। 3-tier सिस्टम क्यों किया गया है, इसमें तीन जो ऑर्गन है उनका मेन पार्ट होता है। फर्स्ट, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पीएमओ, गवर्नमेंट सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट्स। तो ये तीनों का मेन रोल होता है, इनका मेन इंटरेक्शन होता है। अंडर प्रगति द प्राइम मिनिस्टर विल होल्ड अ मंथली प्रोग्राम। ये मंथली प्रोग्राम है, मतलब कि हर मंथ में एक बार इसका इंटरेक्शन होता है और जितनी भी स्कीम्स हैं उसके रिगार्डिंग डिस्कशन होता है और उनका रिव्यू होता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, 3 मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रगति आर ग्रीवांस रिड्रेसल, मतलब कॉमन मैन के जो ग्रीवांसेज हैं या करंट ग्रीवांसेज हैं उन पे डिस्कशन होना। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, जो भी स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स हैं उनकी मॉनिटरिंग करना। और प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन, मतलब कितना इंप्लीमेंट हो गया है वो भी इसमें चेक किया जाता है। डिजाइन बाय, तो ये पीएमओ एंड आईएनओ द्वारा डिजाइन किया गया है। अब बात करें पीएमओ की। पीएमओ इज ए बॉडी ऑफ पीएम प्लस आईसीएस ऑफिसर्स। आईसीएस ऑफिसर कौन होते हैं, इंडियन सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स। ओके, ये इसमें मेनली 2 यूनिट होती है। फर्स्ट, एंटी करप्शन यूनिट। सेकंड, पब्लिक ग्रीवांस। ये यूनिट होती है अलग अलग। इन यूनिट्स के अंडर में सारे ग्रीवांसेस और प्रोजेक्ट वगैरह मॉनिटर किए जाते हैं। और ये मेनली 2 फंड होते हैं, उनको डायरेक्टली ऑपरेट करता है। फर्स्ट, पीएम नेशनल रिलीफ फंड, सेकंड नेशनल डिफेंस फंड। तो ये दोनों पीएमओ के द्वारा डायरेक्टली ऑपरेट किए जाते हैं। पीएमओ इज हेडेड बाय प्रिंसिपल सेक्रेटरी। और अभी प्रेजेंट में प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है, प्रमोद कुमार झा। ठीक है, फंड की अगर बात की जाए तो अभी कोविड की सिचुएशन को देख के मार्च एंड में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फंड रेज किया था, आप सबको याद होगा, पीएम केयर फंड। वो भी पीएमओ के द्वारा ही ऑपरेट किया जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल है इंडियन पिकॉक सॉफ्ट सेल टर्टल। पिकॉक, इसका जो अपर पार्ट होता है वो पिकॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसके नेम में पिकॉक आता है। और सॉफ्ट सेल इसलिए क्योंकि अदर टर्टल के कंपैरिजन में इसका सेल बहुत ही सॉफ्ट होता है। इंडियन पिकॉक सॉफ्ट सेल टर्टल वॉज रेस्क्यूड फ्रॉम ए फिश मार्केट इन आसाम। तो आसाम में अभी ये रेस्क्यू किया गया है। इट इज लिस्टेड इन IUCN रेड लिस्ट एज अ वल्नरेबल स्पीसीज। तो ये थ्रेटन स्पीसीज का पार्ट है और एज अ वल्नरेबल लिस्टेड है। इट इज अ शेड्यूल 1 स्पीसीज अंडर इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। अब इस एक्ट की बात करें तो ये एक्ट एक तरह से अम्ब्रेला एक्ट है। फर्स्ट अम्ब्रेला एक्ट है जिसके अंडर एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन दिया गया है एनिमल एंड प्लांट्स को। ठीक है, इसके अंदर टोटल 6 शेड्यूल्स होते हैं।
उसमें से दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, एक फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड पार्ट ऑफ सेकंड शेड्यूल। तो 6 शेड्यूल में से फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकंड पार्ट ऑफ सेकंड शेड्यूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एनिमल और प्लांट का एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन देता है। किससे? ट्रेड, इलीगल ट्रेड हो गया, किलिंग से, तो मतलब इसमें रोकता है इसको। अब देखिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर के बारे में, ठीक है, ये 1948 में स्टैब्लिश हुआ था और इसका हेडक्वार्टर ग्लैड में है। ग्लैड कहाँ है? स्विट्जरलैंड। ये स्विट्जरलैंड की एक सिटी है। तो IUCN इज एनजीओ जो कि वर्क करता है नेचर कंजर्वेशन पे और सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इन दो फील्ड में ये मेनली वर्क करता है। इट पब्लिशेस द IUCN रेड लिस्ट, ठीक है, ये रेड लिस्ट पब्लिश करता है जिसके अंदर थ्रेटन्ड स्पीसीज होती हैं या फिर स्पीसीज जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, उनको कंजर्व किया जाता है, उनको लिस्टेड किया जाता है। IUCN रेड लिस्ट को रेड डाटा लिस्ट भी बोलते हैं और रेड बुक भी बोला जाता है। इसके अंदर मेनली थ्रेटन्ड स्पीसीज को लिस्टेड या उनकी लिस्ट होती है, उनको लिस्टेड किया जाता है। ऑफिशियल टर्म थ्रेटन्ड कैटेगराइज किया जाता है 3: क्रिटिकल एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड और वल्नेबल। क्रिटिकल एंडेंजर्ड में वो स्पीसीज आती हैं जो बहुत ही जिसकी पॉपुलेशन बहुत कम है या एक्सटिंक्ट होने वाली है, नियर टू एक्सटिंक्ट वाली। एंडेंजर्ड उससे थोड़ा सा जो कि मतलब जिनकी पोचिंग वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही है वो उसमें कंसिडर होती है। वल्नेबल इनकी भी पॉपुलेशन कम होती है। तो इन 3 कैटेगरी में मेनली वही आते हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम होती है और उनको कंजर्व करना होता है। इसमें 2 पेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, पिंक पेजेस, इसके अंदर क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज को लिस्टेड किया गया है। सेकंड, ग्रीन पेजेस, ग्रीन पेजेस में वो स्पीसीज आती है जिनकी पॉपुलेशन पहले बहुत कम थी लेकिन गवर्नमेंट के एफर्ट्स की वजह से उनकी पॉपुलेशन कंटिन्यू राइज हो रही है और स्टेबल हो रही है। सो नेक्स्ट आर्टिकल है यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स। हाल ही में यूएस ने एयर क्वालिटी इंडेक्स रिलीज किया है। उसके अकॉर्डिंग लाहौर के बाद में न्यू दिल्ली का नंबर आता है, न्यू दिल्ली के बाद में काठमांडू जो कि नेपाल की एक कैपिटल है। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें या फिर इनकी जो एयर क्वालिटी है वो कैसे मेजर की जाती है। सो इंडिया के अंदर NAQI नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स एयर क्वालिटी को मेजर करता है। इसको 2014 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसकी आउटलाइन क्या है? 1 नंबर 1 कलर 1 डिस्क्रिप्शन, मतलब 1 कलर 1 नंबर 1 डिस्क्रिप्शन के थ्रू ये इंफॉर्मेशन देता है वहां के कॉमन सिटीजन्स को। एयर क्वालिटी इंडेक्स इज इंडेक्स दैट रिपोर्ट्स क्वालिटी ऑफ एयर ऑन डेली बेसिस। तो मतलब ये 24/7 हमको इंफॉर्मेशन देता है हमारे लोकेशन की एयर क्वालिटीज को। द इंडेक्स हेल्प टू मेजर हाउ एयर पोल्यूशन अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द पीपल लिविंग। सो इसके अंदर मेनली 6 कैटेगरीज होती है, 1 to 6 कैटेगरीज होती है। उसके अकॉर्डिंग ये कैटेगराइज करता है कि कौन सी एयर, मतलब कोई सिटी है जहां की एयर पोल्यूशन है वो फर्स्ट कैटेगरी में आता है, तो फर्स्ट मींस गुड क्वालिटी ऑफ एयर, और अगर 6 में आता है तो हैजार्डियस टाइप एयर जो कि हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हैजार्डियस है। द एयर क्वालिटी इंडेक्स इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन 8 मेजर एयर पोल्यूटेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 8 पोल्यूटेंट्स हैं, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। इसमें आते हैं पार्टिकुलेट मैटर PM10 और PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया एंड लीड। तो ये सारे के सारे जो पॉल्यूटेंट्स हैं ये इसके अंदर कंसिडर किया जाता है, इनके अकॉर्डिंग एयर क्वालिटी को मॉनिटर किया जाता है। अब ये आप देख सकते हैं आज का डाटा है दिल्ली एयर पोल्यूशन का। तो दिल्ली की एक सिटी है आनंद विहार, ओके, उसकी एयर क्वालिटी को मेजर कैसे करती है ये एयर क्वालिटी इंडेक्स। सो यहाँ पे देखो ये नंबर दे रखे हैं 376, तो 0 से 500 के बीच में इसको मार्किंग की जाती है एयर क्वालिटी को। तो उसके अकॉर्डिंग आनंद विहार का आज का जो इंडेक्स है वो लेवल है जो 376 है। इसके अकॉर्डिंग ये हैजार्डियस कैटेगरी में आता है। हैजार्डियस मतलब कि सारे पीपल्स के लिए ये हेल्थ के लिए इंजीरियस है। अब ये देखो ये अलग अलग सिटीज हैं, इनके अलग अलग इंडेक्सेस दे रखे हैं, लेवल को दिखा रखा है। अब एयर क्वालिटी की अगर कैटेगरी की बात करें तो ये मेनली 6 कैटेगरीज हैं। इस 6
कैटेगरीज में इसको कैटेगराइज किया गया है और इसको कैटेगराइज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा किया गया है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की अगर हम बात करें तो ये 1974 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, ये स्टैब्लिश मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में हुआ था। इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया था वाटर एक्ट 1974 के अकॉर्डिंग। बाद में इसकी पावर्स बढ़ा दी गई थी एयर एक्ट 1981 के अंडर में। ठीक है, ये 6 कैटेगरीज हैं, उसमें से देखो 0 से 50 है वो गुड कैटेगरी में आता है, जिसमें नो हेल्थ रिस्क, मतलब वहां के सिटीजन हैं उनको कोई हेल्थ की इश्यूज नहीं होते। जैसे ज्यादातर वो होती है जहां पे पॉपुलेशन बहुत कम है, जैसे हम कहें हिमालयन रीजन कह सकते हैं। सेकंड है 51 से 100 अनहेल्दी, यहाँ पे कुछ सेंसिटिव होते हैं जिनको जैसे अस्थमा होता है, उनके लिए हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं। फिर देखा जाए तो 101 से 150, 151 से 200, 201 से 300 और 301 से 500। 301 से 500 के बीच में जो भी सिटी आती है वो बहुत ही ज्यादा हैजार्डियस होती है हेल्थ के लिए। ठीक है, हाई अलर्ट इमरजेंसी टाइप सिचुएशन हो जाती है। दिस लेवल ऑफ एयर क्वालिटी इज अ सीरियस थ्रेट टू द लाइफ बोथ फॉर सेंसिटिव एंड हेल्दी पीपल। अब जैसे इसकी बात करें हम आनंद विहार की, तो यहाँ पे 376 है, तो 376 300 से 500 के बीच में आ रहा है, जो कि 6 कैटेगरी है हैजार्डियस के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंजीरियस है। सो नेक्स्ट आर्टिकल है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोको हराम। तो नाइजीरिया में अभी बोको हराम ऑर्गेनाइजेशन या फिर टेररिस्ट ग्रुप ने फार्मर्स पे अटैक किया, उसमें 101 फार्मर्स की डेथ हो गई है। ये जो बोको हराम है, बोको हराम फॉर्म बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सालाफिज्म, और सालाफिज्म सुन्नी इस्लाम के अंदर डेवलप हुआ है। इट वाज फाउंडेड, जो बोको हराम है वो 2002 में फाउंड हुआ था और इसके फाउंडर मोहम्मद यूसुफ थे। इनका मेन एम क्या है, ये यहाँ पे इस्लामिक स्टेट को स्टैब्लिश करना चाहते हैं नाइजीरिया में। अब बात करते हैं नाइजीरिया की, तो नाइजीरिया मेनली 4 कंट्रीज बेनिन, नाइजर, छद और कैमरून, इन 4 कंट्री से अपनी बॉर्डर शेयर करता है, और जो 5th है वो अटलांटिक ओशियन में इसका कोस्टल एरिया है। नाइजर की कैपिटल अबूजा है। ठीक है, ये एक फैक्ट आप याद रखना, ये अफ्रीका की लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, और इसकी इकोनॉमी भी अगर देखें तो ये अफ्रीका की लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ओके, और इसका जो कोस्टल एरिया है वो बे ऑफ गिनिया में ओपन होता है, जो कि अटलांटिक ओशियन में लाई करता है। नाइजर इसकी लार्जेस्ट रिवर है, ऑलमोस्ट देख लो नॉर्थ टू साउथ ये फ्लो करती है। अब नेक्स्ट है एक्टिव वोल्केनो माउंट सेमेरू। माउंट सेमेरू कहां पाया जाता है, जो अभी हाल ही में इरप्ट हुआ है, ये ईस्ट जावा इंडोनेशिया में लोकेटेड है। ये एक स्ट्रेटो वोल्केनो है। अब स्ट्रेटो वोल्केनो क्या होता है, वोल्केनो को अगर हम देखें तो इसमें ये बेसिक टाइप्स होते हैं, सिल्ड वोल्केनो, डोम वोल्केनो, कैल्डेरा वोल्केनो और कंपोजिट वोल्केनो। तो इनको जो डिफरेंशिएट किया जाता है, फर्स्ट इनकी स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है, कि मतलब इसका आउटर स्ट्रक्चर किस टाइप का होगा। सेकंड, इनका फ्लो, मतलब इरप्शन कैसा होगा, साइलेंट इरप्शन होगा या फिर एकदम सडन इरप्शन होगा। सो फर्स्ट है सील्ड वोल्केनो। सील्ड वोल्केनो में क्या होता है ना, जो लावा होता है ना, लावा की विस्कोसिटी बहुत लो होती की वजह से क्या होता है, फ्लूइडिटी बहुत ज्यादा होती है। फ्लूइडिटी ज्यादा होती है मतलब ये दूर रीजन तक जाता है, और जो इसका ऊपर का एरिया होता है वो फ्लैट टाइप होता है, अराउंड फ्लैट। सेकंड, डोम वोल्केनो थोड़ा सा विस्कस होता है, उसकी वजह से एक डोम टाइप स्ट्रक्चर बनता है। जैसे जैसे ये सॉलिडिफाई होता है, डोम स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। थर्ड, कैल्डेरा वोल्केनो। कैल्डेरा वोल्केनो में क्या होता है ना, इनके बहुत सारे वेंट्स होते हैं, तो वो सारे वेंट्स, आसपास जितने भी वेंट्स होते हैं, ये कोलैप्स होके एक कैल्डेरा बनाता है। कैल्डेरा एक तरह से आप मान लीजिए बहुत बड़ा वेंट हो गया। और फोर्थ है कंपोजिट वोल्केनो, जिसको स्ट्रेटो वोल्केनो भी कहा जाता है। कंपोजिट वोल्केनो में जो वोल्केनो का लावा होता है उसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। हाई होने की वजह से वो सडन इरप्ट होता है, और जो उसका लावा होता है वो ज्यादा आगे तक फ्लो नहीं कर पाता है। जो इसका ऊपर वाला पार्ट है वहीं पे ही सॉलिडिफाई हो जाता है। तो फर्स्ट टाइम ये सॉलिडिफाई हुआ, उसके बाद में फिर फ्रिक्वेंटली इरप्शन की वजह से सेकेंड टाइम जब लावा इरप्ट होगा तो वो भी इसी के ऊपर
सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो उसकी वजह से एक लेयर टाइप बन जाती है। ये आप देखते हो स्ट्रेटा बन जाती है, स्ट्रेटा मतलब कि लेयर, ये अलग अलग लेयर बन जाती है, लेयर पे लेयर बन जाती है, तो इसीलिए इसको स्ट्रेटोवोल्केनो भी कहा जाता है। सो देखते हैं हम, ये है 2020 के कुछ एक्टिव वोल्केनोज। ये तीनों रशिया में पाए जाते हैं, ये जापान के हैं, ये 5 वोल्केनो एक्टिव वोल्केनो जापान में है। अब जापान में अगर आपको याद होगा, वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने जापान पे न्यूक्लियर अटैक किया था, उसमें नागासाकी और हिरोशिमा 2 सिटीज हैं वो टोटली डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो हिरोशिमा, सीमा से याद रखना कि यहाँ पे जो एक्टिव वॉल्केनोज हैं उसके लास्ट में देखो जीमा, जीमा, शीमा, जीमा, ठीक है। तो इस टाइप से कहीं पे भी हो तो वो सारी की सारी कहां पे लोकेटेड है, जापान में। ये जो बीच का रीजन है ये इंडोनेशिया का रीजन है। सो ये वॉल्केनो कहां पाए जाते हैं, इंडोनेशिया में। और ये जो एक है ये पैसिफिक ओशन में एक आइलैंड कंट्री है, वासुआतू, ठीक है। वासुआतू एक कंट्री है, आइलैंड कंट्री है, वहां पे ये लोकेटेड है, यासूर वॉल्केनो। एटाएल इथोपिया में, ये दोनों कॉन्गो में। और स्ट्रोम्बोली और एटना सबको पता होगा, ये इटली में है, इटली मेडिटेरियन सी में लोकेटेड है। ये जो वॉल्केनोज है ये सेंट्रल अमेरिका के पार्ट है। और ये कुछ है इंपॉर्टेंट एक्टिव वॉल्केनो जो कि साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज हैं, छोटे मोटे एग्जाम में ये पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनको याद कर लीजिएगा लोकेशन के साथ में। सो थैंक यू सो मच।